सामाजिक भवन जो होता है वो एक कास्ट और एक धर्म का नहीं होता है, वो सभी के लिए होता है। केवल एडमिनिस्ट्रेशन उन लोग चलाते हैं। मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ सभी जाति के लोग जाते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि जहाँ पर जाएं वहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी रहने के लिए जगह हो। तो 1-1 हज़ार रुपये का हमने नियम बनाया कि भाई जो बना के लाएगा। हम चाहते थे कि गांव में लोगों को पता चले कि पटना में एक भवन बना है जहाँ गरीब आदमी लोग रह सकता है फ्री में या माइनर करके। आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सालिक और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हमारे साथ जो बैठे हैं, आप इनके बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे और मैं इनके बारे में बता दूं कि इनका नाम हुआ शिवनंदन प्रसाद और सबसे बड़ी पहचान इनकी है मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इनके छात्र रह चुके हैं। इनसे हम सबसे पहले आपका स्वागत है सर चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा स्वागत किए। हम आयकर आयुक्त के रूप में हम रिटायर किए हैं सर्विस से 2005 में। जी, तो सर आप जिस समाज से आए हैं, एक अति पिछड़ा समाज, किस तरीके से आपने अपनी जर्नी शुरू की और यहाँ तक आप पहुँचे, क्या रहा, थोड़ा सा बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, हम बिहार के सबसे बैकवर्ड एरिया नवादा जिला है, वहाँ के गोविंदपुर के रहने वाले हैं और बहुत गरीब परिवार से आए थे भी। और हमारे जो है वहाँ से हमने मैट्रिकुलेशन पास किया जिसका नाम है तहलीक वैश्य हाई इंग्लिश स्कूल गोविंदपुर। अब पूरे बिहार झारखंड में हम फर्स्ट आए थे आर्ट्स ग्रुप पे, क्योंकि हमारे एक स्कूल में साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी, जिसके चलते हमको स्कॉलरशिप मिला, नेशनल स्कॉलरशिप। और फिर पटना कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन 65 में किया और फिर 67 में वहाँ से एमए किए और गोल्ड मेडलिस्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हम रहे। और फिर हमने 68 में लेक्चरर बने हम, जिसमें बीएन कॉलेज में लालू यादव भी हमारे स्टूडेंट थे। और फिर 69 में हम आईआरएस कर गए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। उस समय मैक्सिमम एज 24 था और कोई रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं था। मेरिट हुआ 1 साल में। उसके बाद में चूँकि एलाइड सर्विसेज में है तो भारत के डिफरेंट एरियाज में हमने घूम करके काम किया। और जब रिटायर होने लगे थे तब हम लोग को इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में अकाउंटेंट मेंबर, जो कि जज के बराबर होता है, हमारा सिलेक्शन हुआ। लेकिन शुरू से जो गांव में हम थे तो 10 साल से हमको समाज सेवा करने की इच्छा थी। हम वहाँ पर ये पुस्तकालय खोले, ड्रामा खेलते थे। और फिर जब कॉलेज में आए और रिटायर किए, कॉलेज में रहते हुए भी जब हम अफसर बने तब हमने समाज सेवा के लिए उद्देश्य से हमने उस पोस्ट को छोड़ दिया, क्योंकि हम रिटायर करने के पहले भी और जब अफसर थे तब भी हमने पूरे हिंदुस्तान में साहू समाज भवन पटना, जो बिहारी साहू लेन में है, वो मेरी पहली कृति है। 1973 में 28 वर्ष की उम्र में हमने चंदा करके इसको खरीदा था और छात्रावास के रूप में चालू किया था। फिर देश में जहाँ जहाँ भी गए, बगल में हमने लोगों को उत्साहित किया कि भाई आप शिक्षा से ही बढ़ सकते हैं आगे, क्योंकि राजनीति में हमारी पूछ नहीं है, हमारी संख्या कम है। संख्या रहने के बाद भी हम यादव और दूसरे कम्युनिटी से लड़ सकते हैं। इसलिए शिक्षा के लिए हमने बहुत जगह स्कूल खोला, कॉलेज खोला और पूरे हिंदुस्तान में बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 जगह हमने इस तरह के साहू समाज भवन के ऐसे भवन बनाए जहाँ पर विद्यार्थी लोग भी रह सकते हैं, बाहर से अतिथि लोग भी रह सकते हैं, शादी विवाह भी हो सकता है और छात्रवृत्ति भी देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं या फिर कोई फीस है इसकी? नहीं, जो बहुत मिनिमम कॉस्ट है। जैसे जो गरीब रहता है, यदि उसके कोई रिकमेंड किया कि भाई गरीब है, तो उनको फ्री भी रखते हैं। और 1,000 रुपया लेते हैं अभी। 1,000 रुपया में डबल स्टोरीज कमरा या 3 स्टोरीज कमरा। और और भी जब ये रहता है बड़े हॉल में कई लोग रहते हैं, उससे 50 रुपया लिया जाता है। बाहर से लोग आते हैं और जो पदाधिकारी हैं उनको फ्री में रखा जाता है।
किसी भी समाज क्यों? पहले तो तेली समाज का ही रखा जाता है, लेकिन यदि कोई दूसरे समाज का है और वो तेली समाज के कोई नेता से या कोई पदाधिकारी से लिख के दें कि अपने इस जाति के हैं और समाज इनको रहने दिया जाए, तो उनको रहने दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास दो बड़े बड़े हॉल हैं, एसी और नॉन एसी। जब परीक्षाएं होती है इंटर की या मैट्रिक की, सभी जाति के लड़के लड़कियां आकर के यहाँ पर रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सुविधा दी जाती है, क्योंकि मानवीय गुण है। एक तेली जाति का केवल कंट्रोल है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बाकी फायदा तो सभी लोगों के लिए है। जैसे शादी विवाह के लिए हर जाति, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सब लोग ले सकते हैं। तो ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए और तेली जाति का ये है, बाकी सब चीज़ सब के दिए जाता है, सबको दिया जाता है। इंडिया में और कहाँ-कहाँ इस तरीके के भवन बना गया है जो अति पिछड़ा जो पिछड़ी जाति है उनके लिए सहयोग, और जहाँ पर वो आसानी से अपनी रह करके पढ़ाई कर सकें? देखिए, हम सबसे पहले यहाँ से कलकत्ता गए, वहाँ पर साहू समाज भवन बनाए, और बंगाल के विभिन्न जगहों में आज कम से कम 10 जगह जहाँ वहाँ पर जाते हैं लोग, गंगा सागर वहाँ भी धर्मशाला बनवाए हैं। गंगा सागर जाने वालों के लिए किसी भी कास्ट का हो, जनवरी में होता है, तो कलकत्ता में हम लोग अपना जगह बनाते हैं, कैंप ऑफिस बनाते हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था होती है, किसी भी कास्ट का हो, और खाने की व्यवस्था होती है, उनको गाइड किया जाता है कैसे आप जा सकते हैं। इसके बाद में हमने सिलीगुड़ी, मेरा ट्रांसफ़र हुआ, सिलीगुड़ी में भी सबसे पहले अग्रवाल लोग आगे कि हमको मदद कर दी, तो अग्रवाल लोगों का भवन बना, फिर साहू समाज का बना, फिर वहाँ जायसवाल लोग को भी हम बोले कि आप अपना बनाइए, तो वहाँ दो उसमें बिरादरी के लोग हैं, वहाँ बना। फिर सिक्किम जाने के रास्ते में वहाँ भी बना। और जब हम धनबाद में थे तो धनबाद में बनाया गया साहू समाज भवन, चास में भी बनाया गया और स्कूल चलाया गया। इसके बाद में साहू मार्केट है वहाँ, होलसेल मार्केट चास में, वो भी हमने इस्टेब्लिश किया। सबसे बड़ी चीज़ जो है, इसके बाद में जहाँ जहाँ गए, जैसे रांची में भी है, आपको जमशेदपुर में भी है, बिहार में करीब करीब हर जिले, मोतिहारी में है, नवादा में है, गया में है, छपरा में इतना बड़ा स्नेही भवन है। अभी 1 करोड़ लेके हम लोग छात्रावास बनाए हैं वहाँ। तो मोस्टली सभी ज़िलों में हम लोग बिहार में किए हैं, और झारखंड के भी बहुत सारे जगहों में, लोहरदगा है, जमशेदपुर है, और मेन जगह है रांची है, वहाँ पर भी भवन बनाए गए हैं। आप इस तरीके से जो पूरे इंडिया में कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलता है? इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलता होगा। देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग चंदा से मिलता है। ज़मीन कोई दान कर दिए तो ठीक है, नहीं तो चंदा तहसीलते हैं। जैसे साहू समाज भवन जो पटना का लिए, वहाँ हमने नियम बना दिया कि जो 1000 रुपये देंगे वही हमारे साहू समाज के अध्यक्ष सदस्य रह सकते हैं, वही इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए खड़ा हो सकते हैं, वही लोग यहाँ पर आके रह भी सकते हैं, और उनको ही फ़ायदा मिलेगा। तो 1000 रुपये का हमने नियम बनाया कि भाई जो बना के लाएगा। हम चाहते थे कि गांव में लोगों को पता चले कि पटना में एक भवन बना है जहां गरीब आदमी लोग रह सकता है फ्री में या माइनर करके। तो उसके लिए हमने जो ये सब किया, प्लस फिर बाद में शादी के लिए हॉल बनाया, उससे भी इनकम होता है। लड़कों से 1000 दिया जाता है, लड़कियों का भी 135 लड़कियों का बन रहा है। तो ऐसे हर जगह हम लोग मेनली चंदा करके लिए हैं। एक और संस्था बना है जो सभी जातियों के लिए है, स्नेही इंटरनेशनल। उसमें भी हमारा फ़ी है मेंबरशिप का 1100 रुपया है। 5000 लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। पहले जाति के अति पिछड़ा में लोग वही लोग आते थे जो साधारण से लोग आते थे। हमने बोला कि भाई हम पढ़े लिखे जब तक डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर समाज में नहीं आएंगे तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए हमने नॉन एनजीओ बनाया, और स्नेही इंटरनेशनल करके, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, और सभी जगह अभी दिल्ली में भी हम लोग स्नेही इंटरनेशनल भवन बनाने जा रहे हैं। ज़मीन ले ली गई है और बहुत जल्दी काम शुरू होगा, जहाँ से कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और यूनिवर्सिटी से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारा प्रयास रहता है कि जैसे जयपुर में भी बहुत सारी ज़मीनें पहले से थी समाज की, लेकिन नहीं बन रहे थे, तो वहाँ हमने कोशिश करके लोगों को मीटिंग करके और बनवाया।
और कोशिश ये करते हैं कि जहाँ पर जाएं वहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी रहने के लिए जगह हो, क्योंकि मेन आगे बढ़ने का एक कुंजा है शिक्षा। एक और सवाल ये है कि आपने बहुत से क्षेत्र में यहाँ पर मुस्लिम भी है जो तेली समाज में अब आते हैं, पहले नहीं थे। इसका बेस क्या हुआ? क्यों मुस्लिमों को तेली समाज से जोड़ा गया और उसका बेस मेन क्या बना, किस आधार देखिए, पर हुआ? जैसे तेली हिंदू हो या मुस्लिम हो, है तो सब बराबर। तो जो हम अधिकार अपने को दे रहे हैं वो मुसलमान को भी देंगे, जिससे कि हम लोग में एकता भी बढ़े। देश में हमारी विविधता में एकता क्यों कहा जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि हम सबको मिला के चलना चाहते हैं। दूसरे कास्ट के जब सामाजिक भवन जो होता है वो एक कास्ट और एक धर्म का नहीं होता है, वो सभी के लिए होता है। केवल एडमिनिस्ट्रेशन उन लोग चलाते हैं। मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ सभी जाति के लोग जाते हैं। ये तो नहीं कि आप फलाना जाति के लोग हैं इसलिए जा सकते हैं। तो उसी तरह से हम समाज के एकत्रित लोगों को, मान लीजिए मुस्लिम में भी गरीब है या तो वो भी अति पिछड़ा हमने करवाया तेली जाति को 2014 में, तेली और इसको, क्योंकि हम अति पिछड़ा में हैं। हमारी संख्या ज़्यादा है लेकिन हमारे पास एक भी एमपी नहीं है, नहीं होते थे। अभी एक मुश्किल से राज्यसभा दिया गया। हमारे 3% आबादी है, उसमें 4-5, अभी पहले 2 या 3 एमएलए रहते थे। तो जब प्रशासन में भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अब सब तेली में बहुत कम है। तो हमने मांग किया कि साहब, हरिजन को तो छूने से अछूत होता है, तेली को देखने से ही यात्रा खराब होता है। इसलिए तेली जाति को अति पिछड़ा में रखना चाहिए। हम लोगों ने दरखास्त दिया बिहार बैकवर्ड क्लासेज कमीशन में, उन लोगों ने इंक्वायरी किया अपने मन से, फिर हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिए और उससे सेटिस्फाइड होने के बाद ही तेली जाति को अति पिछड़ा तमोली जाति के साथ मिला। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी और राजद पार्टी इस फिराक में है कि तेली जाति को अति पिछड़ा से निकाला जाए। अभी हाल में अति पिछड़ा की मीटिंग राजद की हुई थी, जिसमें जो हमारे तेली समाज के अध्यक्ष हैं रणविजय साहू को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो तेली हैं। अभी कल परसों कांग्रेस की मीटिंग हुई उसका में, वहाँ भी तेली को नहीं बुलाया गया। तो एक साजिश चल रही है जो तेलियों को वंचित करने के लिए। लेकिन उनको हम बताना चाहते हैं कि जो भी हमारा बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन हुआ वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा हुआ। कानूनी बाध्यता जितनी है, जितने क्वालिफिकेशंस हैं हमारे, उसके आधार पर कंसिडर करके बिहार के कैबिनेट ने, जब श्रीमान नीतीश कुमार जी थे तब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने किया। तो इसलिए वो सफल नहीं होंगे। हाई कोर्ट में भी केस किए थे वो, हाई कोर्ट में हमने जीते, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो जीतेंगे। और फिर आपको अति पिछड़ा को हम क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपकी संख्या बढ़ा रहे हैं। हम हमारे जैसे जाति को जहाँ टिकट नहीं मिलता है या जो लोग हैं, हम लोग उसको भी वहाँ भी उनको मदद करते हैं। ये तो नहीं कि तेली का 3% आबादी है, मुश्किल से 4 या 5 टिकट मिलता है बीजेपी से। चार बाकी जितने भी अति पिछड़ा के हैं लोग, सबको हम लोग अपना वोट देते हैं, जिलाते हैं। तो इसलिए ऐसा जो सोच रहे हैं उनका गलत थिंकिंग है। बहुत मैंने संकुचित ये चीज़ है कि हम संख्या, जगजीवन राम जी जब मुख्यमंत्री, जब देश आज़ाद हुआ था तो जगजीवन राम जी तेली को हरिजन में रखना चाहते थे, जिससे कि उनकी संख्या भी बढ़े और हमारी स्थिति भी थी। अच्छा, लेकिन इस पर एक और सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि लालू प्रसाद यादव और फिर नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, उनसे किस तरीके के संबंध रहे हैं? और आपने जैसा कि बोला कि वो आपके छात्र भी रह चुके हैं, तो उस पर देखिए, हम 1969 में आईएएस किए, आईआरएस बने, पटना यूनिवर्सिटी में टॉप किए। तो लोगों को यह हुआ कि सब इतने तेज लड़का है जो तेली जाति का है, जो बैकवर्ड क्लास का उस समय थे हम लोग। तो उन लोगों सब लोग जानना चाहते थे। और चूंकि हम समाज का काम किए, अफसर लोग समाज का काम नॉर्मली नहीं करते हैं, डरते हैं। लेकिन हम समाज सेवा करना कोई कंडक्ट रूल के खिलाफ नहीं है। मेरे खिलाफ भी इंक्वायरी हुआ, हम इंक्वायरी फेस किए और हमने कोई गलत काम किया नहीं है। अपने गरीब लोगों को बढ़ाना कोई गुनाह तो नहीं है, तो हमने वैसा किया। तो सभी जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पर सर मेरे लालू प्रसाद यादव हमारे, हम जब बीएन कॉलेज में 68 में लेक्चरर थे तो वो हमारे विद्यार्थी थे। हम नवादा जिला के या नालंदा जिला के हैं, तो नीतीश जी भी वहाँ के हैं, वो मंत्री थे तो हम, वो लोग मंत्री थे तो हम कमिश्नर थे दिल्ली में, सबसे जान पहचान है।
रामविलास पासवान जी के यहाँ भी मिलना जुलना होते रहता था, और बहुत से अपने जो लोग आते थे उनको लिए हम टिकट के लिए भी पैरवी करते थे। लेकिन शुरू से हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा। एक दो बार हमको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला कि आप आइए, और जब हम झारखंड में कोडरमा में मध्यावधि चुनाव हो रहा था, लेकिन हमको बताते हुए यह शर्म लगती है कि जैसे जाति का दुश्मन जात होता है। रघुवर दास जी हमारे जाति के थे, उन्होंने मेरा सब विरोध किया, क्योंकि वो जानते थे कि यदि इतने पढ़े लिखे आदमी हमारे पास आएंगे तो उनकी दाल नहीं गलेगी। तो हमको टिकट भी नहीं मिला। 2014 में हमको शिवहर से भाजपा ने कहा था कि आपको टिकट दिलाएंगे, लेकिन मोदी जी आ गए। मोदी जी ने कहा कि सिटिंग गेटिंग, तो रमा देवी को टिकट मिल गया। तो उसके बाद से हम कभी राजनीति में नहीं आए, बल्कि दूसरों को प्रेरित करते हैं कि आप राजनीति में आइए, पढ़िए लिखिए। हर काम हर आदमी से नहीं हो सकता है। आगे आने का प्लान है, कभी चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? नहीं, हमको राजनीति से कोई इंटरेस्ट। हम 80 वर्ष के हो गए हैं। भारत में घूम घूम करके या जहाँ भी सुबह से लेकर शाम तक लोग पूछते रहते हैं, गाइडेंस लेते हैं, कैसे आईएएस करना है, कैसे क्या करना है। हम दिल्ली में रहते हैं प्रायः, तो वहाँ लोगों को मदद करते हैं। तो राजनीति ही केवल सेवा का ये नहीं, बल्कि राजनीतिक लोग तो समाज सेवा बहुत कम करते हैं। राजनीतिक लोग इतना पैसा कमाते हैं कि 10 पीढ़ियों का ही करें, तो हम क्यों बदनामी में ले। हम जो भी पेंशन हमको मिलता है सरकार से 1.25 लाख रुपया, वो काफ़ी है। अभी भी गरीब लड़के लड़कियों को हम छात्रवृत्ति देते हैं, इसलिए ही इंटरनेशनल से भी छात्रवृत्ति दिलाते हैं। अब बहुत सारे अफसर और लोग, डॉक्टर, इंजीनियर हमारे छात्रवृत्ति से पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। और अभी भी कोई भी पिटीशन आता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम पति पत्नी हैं, 2-4 बेटियों की शादी हो गई, 4 बेटियों को, तो 1.25 लाख रुपया बहुत है। मुश्किल से हमारा 25,000 50,000 रुपया खर्चा होता है, बाकी तो हम बांटते रहते हैं। और पैसा यदि मिला है तो समाज सेवा में यूज करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास साथ थे शिवनंदन प्रसाद, जो कि आयकर आयुक्त रह चुके हैं, और इन्होंने शुरू से संकल्प लिया था समाज सेवा का, और आज तक उसी में लगे हुए हैं। और इन्होंने सबसे अहम बात बताई कि साहू भवन खोल करके शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, और जो गरीब बच्चे हैं उनको किस तरीके से शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ाया जाए, इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंथन टुडे को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।